नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गिर सकती है मोदी सरकार, उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का दावा। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि अग्निवीर पर काम कर गया राहुल गांधी का प्रेशर, सरकार को उतारने पड़े 3 IPS, अब बेरोजगारी पर होगा वार। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में रजिस्टर की जगह डिजिटल हाजिरी लगाने पर मचा बवाल, योगी सरकार के खिलाफ उतरे टीचर्स। खबर में आगे जिक्र होगा कि हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा कोई राज्य कैसे हाईवे बंद कर सकता है। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि आरोपपतियों पर संपत्ति कर के विषय पर अपना रुख बताएं प्रधानमंत्री, कांग्रेस का बड़ा बयान। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ये गठबंधन की सरकार बहुत खतरे में है और किसी भी वक्त बड़ा फैसला गठबंधन ले सकता है, तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जरूर लिखिए। जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गिर सकती है मोदी सरकार, उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दावा। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एनडीए सरकार की स्थिरता के बारे में संदेह व्यक्त किया है और सुझाव दिया है कि वो सत्ता में नहीं रह सकती है। उनकी ये टिप्पणी मुंबई में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के बाद आई। ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री पर मुलाकात की, जो लोकसभा चुनाव के बाद उनकी पहली मुलाकात थी। दोनों नेता विपक्ष के इंडिया गुट का हिस्सा हैं और उनके बीच अच्छे संबंध हैं। इंडिया ब्लॉक ने कहा कि बैठक में भविष्य की चुनावी लड़ाइयों से पहले अपने सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए इंडिया ब्लॉक के निरंतर प्रयासों को रेखांकित किया गया। बनर्जी ने एनडीए सरकार की स्थिरता के बारे में चिंता जताई और सत्ता बनाए रखने में संभावित चुनौतियों का संकेत दिया। उनकी टिप्पणियां उनके व्यापक राजनीतिक आख्या के हिस्से के रूप में सत्तारूढ़ गठबंधन की स्थिरता पर सवाल उठाने की विपक्ष की रणनीति को उजागर करती है। उनकी बैठक और बनर्जी की टिप्पणियों ने विपक्षी नेताओं द्वारा एकजुट मोर्चा पेश करने और आगामी चुनावों में एनडीए सरकार को चुनौती देने के ठोस प्रयास का संकेत दिया है। निरंतर सहयोग। दोनों नेताओं ने सत्तारूढ़ गठबंधन का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए इंडिया ब्लॉक के भीतर निरंतर सहयोग के महत्व पर जोर दिया। ममता बनर्जी ने आपातकाल को लेकर भी बयान दिया और कहा कि मोदी राज में सबसे ज्यादा इमरजेंसी है। ममता बनर्जी ने कहा कि नए क्रिमिनल लॉ को कोई नहीं जानता। बता दें कि मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिस दिन 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। संविधान हत्या दिवस उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल में अमानवीय दर्द को सहन किया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि गिर सकती है मोदी सरकार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने ये बड़ा दावा कर दिया है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गिर जाएगी मोदी सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अग्निवीर पर काम कर गया राहुल गांधी का प्रेशर, सरकार को उतारने पड़े 3 IPS, अब बेरोजगारी पर होगा वार। जी दोस्तों, संसद में राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से अग्निवीर भर्ती का मुद्दा उठाया, उसके बाद से ही केंद्र सरकार अतिरिक्त सक्रियता दिखा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान वो उससे पहले भी राहुल गांधी ने सेना भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध किया था। हालांकि तब सरकार की तरफ से उनके बयान पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आती थी। कांग्रेस नेता इस बात को मानते हैं कि राहुल द्वारा अग्निपथ योजना में कमियां गिनाए जाने के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी मानते हैं कि यह राहुल गांधी का ही प्रेशर रहा है कि अग्निवीर के पक्ष में सरकार को एकाएक रक्षा मंत्री, सैन्य अधिकारी और 3 केंद्रीय बलों के IPS DG उतारने पड़ गए। राहुल गांधी कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार में इस योजना को खत्म कर दिया जाएगा। अब राहुल गांधी ने युवाओं से जुड़ा दूसरा मुद्दा भी उठा लिया है। वो आगामी संसद सत्र में बेरोजगारी का एपिसेंटर तोड़ते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे पर न केवल केंद्र सरकार बल्कि भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को भी घेरते हुए वो दिखाई पड़ेंगे। राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अग्निवीर सहित कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा कि अग्निवीर लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद होता है तो मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर भारत सरकार उसे शहीद नहीं कह रही है। एक शहीद को पेंशन मिलेगी और शहीद का दर्जा भी मिलेगा, दूसरे को ये सब नहीं मिलेगा। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल की इस बात पर कहा था कि वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निवीरों को सेवा के दौरान ग्रेच्युटी के अलावा अन्य लाभ न मिलने और उनके परिवार को पेंशन से वंचित करने की आलोचना की थी। राहुल गांधी ने दावा किया था कि सरकार अग्निवीरों को इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देने वाले मजदूर के रूप में देखती है, उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं देती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में अग्निवीर भर्ती को लेकर राहुल गांधी के दावों का खंडन करते हुए कहा था कि 158 संगठनों ने सुझाव उनसे लेने के बाद अग्निपथ योजना को लागू किया गया था।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में रजिस्टर की जगह डिजिटल हाजिरी लगाने पर मचा बवाल, योगी सरकार के खिलाफ उतरे टीचर्स। जी हाँ दोस्तों, यूपी की योगी सरकार अपने कड़े फैसलों को लेकर हमेशा चर्चा में रही है और इस बार उत्तर प्रदेश के प्राइमरी, उच्चतर और कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षकों और स्कूलों में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की डिजिटल हाजिरी का फैसला सरकार की तरफ से आया है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश के टीचर्स इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। आदेश के पहले ही दिन से कहीं शिक्षकों ने डिजिटल हाजिरी नहीं लगाई तो कुछ जगह वो काली पट्टी बांधकर इसके विरोध में उतर गए। शिक्षक संगठन प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ एकजुट नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि यह आदेश पूरी तरह से अव्यवहारिक है। योगी सरकार ने दिया आदेश, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूल, उच्चतर प्राथमिक स्कूल और कस्तूरबा स्कूल के शिक्षकों के लिए अब डिजिटल हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। यूपी के प्राथमिक स्कूलों में 87,811, उच्चतर प्राथमिक स्कूलों में 46,527 और कस्तूरबा स्कूलों में 746 शिक्षक हैं जो इस आदेश के दायरे में आते हैं और इन आदेश के तहत इन शिक्षकों को सुबह 7:45 से 8 बजे तक हाजिरी लगाने के निर्देश थे, लेकिन शिक्षकों के विरोध के बाद इसमें आधा घंटे यानी 8:30 बजे तक की छूट दे दी गई। डिजिटल हाजिरी लागू योगी सरकार के आदेश में ढिलाई के बावजूद तो शिक्षक मानने को तैयार नहीं और उनमें काफी गुस्सा है। ऐसे में सवाल यह है कि अब स्कूलों में काम करने का एक समय तय है तो आखिर शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी से आपत्ति क्यों है। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार ने रजिस्टर की जगह सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी वाला सिस्टम लागू क्यों किया? कामकाज में पारदर्शिता। दरअसल यूपी सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से स्कूलों में शिक्षकों के आने का सही वक्त और स्कूल में कितने टीचर मौजूद हैं इसकी जानकारी सरकार को मिल सकेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार द्वारा की गई बैरिकेडिंग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग को कैसे रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल करना प्रदेश सरकार का काम है और इसके लिए बॉर्डर को खुला रखें और ट्रैफिक को कंट्रोल करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी हरियाणा सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि राज्य हाईकोर्ट के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। कोर्ट ने उसे 7 दिनों के अंदर राजमार्ग खोलने का निर्देश दिया था और इस पर जस्टिस भुइया ने कहा कि कोई राज्य राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है। यातायात को संभालना उसका कर्तव्य है और हम कह रहे हैं कि इसे खोलें लेकिन नियंत्रित भी करें। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अरबपतियों पर संपत्ति टैक्स के विषय पर अपना रुख बताए पीएम। कांग्रेस ने उठाया बड़ा सवाल। जी दोस्तों, कांग्रेस ने अरबपतियों पर संपत्ति टैक्स लगाने के संदर्भ में G20 की बैठक में चर्चा करने के सुझाव संबंधी खबर का हवाला देते हुए शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पष्ट करना चाहिए कि इस बारे में उनका क्या रुख है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि अगर भारत अरबपतियों पर संपत्ति टैक्स लगाया जाए तो इससे हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा, जिसका उपयोग स्कूलों, अस्पतालों, नवीकरणीय ऊर्जा और कई अन्य आवश्यक निवेश के लिए किया जा सकेगा। उन्होंने जो खबर साझा की उसमें कहा गया कि कई देशों के पूर्व राष्ट्रपतियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों ने G20 के सदस्य देशों के नेताओं को लिखे खुले पत्र में अरबपतियों पर यह टैक्स व्यवस्था लागू करने के बारे में चर्चा करने का सुझाव दिया है। G20 की अगली बैठक इस साल नवंबर में ब्राजील के शहर रियो दी जेनेरियो में होगी और इस बार बैठक की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर सहमति बन रही है कि अरबपतियों को अपने करों का उचित हिस्सा अवश्य चुकाना चाहिए। ये उस ब्राजील द्वारा प्रस्तावित है जिसके पास अभी G20 की वार्षिक और रोटेशनल अध्यक्षता है। फ्रांस, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी ने भी इसका समर्थन किया है। दुनिया अरबपतियों पर 2% संपत्ति टैक्स लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनका कहना था कि भारत में 167 अरबपति हैं। 2% संपत्ति कर के हिसाब से हर साल 1.5 लाख करोड़ रुपए जमा होंगे, जो हमारी GDP का लगभग 0.5% है और इससे भविष्य में हमारे देश के स्कूलों, अस्पतालों, नवीकरणीय ऊर्जा और कई अन्य आवश्यक निवेश के लिए भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि इस अरबपति टैक्स पर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री का रुख क्या है और इस महीने के अंत में रियो दी जेनेरियो में G20 की बैठक में जब इस पर चर्चा होगी तो भारत का रुख क्या होगा। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, प्रधानमंत्री कब खोलेंगे मुंह। अब किस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर कसा तंज, आपको बता रहे हैं दोस्तों। दरअसल कांग्रेस महासचिव और वायनाड से पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और एक्स पर नेता प्रतिपक्ष
राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का वीडियो पोस्ट कर उन्होंने लिखा, मणिपुर को अस्थिर हुए 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। यहाँ के लोग हिंसा, त्याग, दंगा और विस्थापन झेल रहे हैं। हजारों मासूम राहत कैंप में रहने को मजबूर है। आखिर प्रधानमंत्री मणिपुर पर अपना मुंह कब खोलेंगे? आखिर सरकार ने मणिपुर में शांति के प्रयास क्यों नहीं किए? मणिपुर दौरे के बाद राहुल गांधी ने साधा था ये निशाना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को मणिपुर का दौरा कर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की थी और इसके बाद उन्होंने गुरुवार को एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो मणिपुर के लोगों से बात करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने उसी वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मणिपुर की स्थिति में आज भी सुधार नहीं हुआ है और वो 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य का दौरा कर लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए और शांति की अपील कर लेनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा के बाद अब विधानसभा चुनाव में परचम लहराने को तैयार है अखिलेश यादव। योगी की बढ़ चुकी है टेंशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बेहद बड़ी खबर आ रही है और लोकसभा चुनाव 2024 में जबरदस्त सफलता प्राप्त करने के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की नजर विधानसभा चुनाव पर है। राज्य में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव पक्ष और विपक्ष के लिए काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कब कराए जाएंगे इसे लेकर चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, मगर इसे लेकर अब उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है और सभी राजनीतिक दलों ने उपचुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद यूपी में खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की सीधी टक्कर है और यहाँ पर अभी हाल में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने राज्य में सबसे ज्यादा 37 सीटों पर जीत हासिल की है और इसके साथ ही सपा अब लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद सपा का जोश हाई है। वहीं आम चुनाव में मिले झटके के बाद बीजेपी और सीएम योगी की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। एनडीए गठबंधन में शामिल निषाद पार्टी और आरएलडी ने उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी पर सीटों को लेकर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, यहां पर राज्य में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन 10 सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वहीं 1 सीट आरएलडी के खाते में गई थी। इसके अलावा 3 सीटें बीजेपी और 1 सीट पर निषाद पार्टी को जीत मिली थी। गौरतलब है कि इन सीटों पर हो रहे उपचुनाव में हार जीत से सदन में समाजवादी पार्टी और भाजपा को फायदा तो नहीं होगा, लेकिन आम चुनाव के नतीजों के बाद इसके मायने अब बढ़ गए हैं, जिससे देखते हुए सत्ताधारी भाजपा खेमे ने उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्राइवेट नौकरी के लिए ऐसी भीड़ नहीं देखी होगी। गुजरात का वीडियो हो रहा है वायरल। राहुल गांधी बोले ये मोदी के अमृतकाल की हकीकत है। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि बेरोजगारी की बीमारी ने भारत में एक महामारी का रूप ले लिया है और आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का केंद्र बन गए हैं। उनकी टिप्पणी गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में 40 रिक्तियों के लिए एक फर्म द्वारा आयोजित वॉक इन इंटरव्यू के लिए लगभग 800 लोगों के आने के बाद भगदड़ जैसी स्थिति की घटना पर आई थी। जिस होटल में इंटरव्यू हो रहा था उसके प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले रैंप पर चढ़ने की कोशिश कर रहे अभ्यर्थी धक्का मुक्की हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने यहां पर एक्स पोस्ट के जरिए इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लिखा कि बेरोजगारी की बीमारी भारत में महामारी का रूप ले चुकी है और भाजपा शासित राज्य इस बीमारी का एपिसेंटर बन गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक आम नौकरी के लिए कतारों में धक्के खाता भारत का भविष्य ही नरेंद्र मोदी के अमृतकाल की हकीकत है और इसमें कोई दौराय नहीं है कि पूरे भारत में रोजगार सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और विपक्ष इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़े करते रहा है और हाल में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में भी बेरोजगारी बड़ा मुद्दा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में 70 टीचरों ने एक साथ इस पद से दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों में 8 जुलाई से सभी शिक्षकों को ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का सर्कुलर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया और इस सर्कुलर के जारी होने के बाद टीचर इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। जगह जगह धरना प्रदर्शन और काली पट्टी बांधकर सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और इस बीच खबर आ रही है कि 70 टीचरों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में विपक्ष 225 सीटें जीतेगा। शरद पवार ने कर दिया इस बात का दावा। जी हां दोस्तों,
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि इस साल के अंत में होने वाले चुनाव में विपक्ष महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट में से 225 पर जीत हासिल करेगा। पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष ने 2019 में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट में से सिर्फ 6 सीट जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 31 हो गया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र गलत हाथों में है। लोकसभा चुनाव में लोगों ने बदलाव के संकेत दिए हैं। तस्वीर यह है कि विपक्ष विधानसभा चुनाव में 288 में से 225 सीटें जीतेगा। महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी है, जिसमें शिवसेना, यूपीटी, कांग्रेस और एनसीपी एसपी शामिल है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, कहा देश की अर्थव्यवस्था से मनमाना खिलवाड़ अब बंद होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला और उन्होंने एक्स पर कहा कि देश की जनता को बेरोजगारी, महंगाई और असमानता की गर्त में धकेलकर आपकी सरकार ने करोड़ों लोगों का जीवन उजाड़ दिया है। आने वाले बजट के लिए जब आप कैमरे की छाया में बैठ के कर रहे हैं तो देश के इन मूल आर्थिक मुद्दों पर भी गौर कीजिए। आपकी नाकामियों की लिस्ट बहुत लंबी है। उन्होंने आगे कहा कि 9.2% बेरोजगार दर की वजह से युवाओं का भविष्य शून्य की ओर ताक रहा है। 20-24 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर बढ़कर 40% हो गई है, जो युवाओं के बीच नौकरी के बाजार में गंभीर संकट को उजागर करती है। किसानों की आय दोगुनी करने व लागत 50% एमएसपी का वादा झूठा निकला। हाल ही में 14 खरीफ फसलों के एमएसपी पर मोदी सरकार ने फिर यह साबित कर दिया कि उसे स्वामीनाथन रिपोर्ट के एमएसपी की सिफारिश को केवल चुनावी झुंझुने की तरह इस्तेमाल करना है। उन्होंने आगे कहा कि जिन 7 पीएसयू में ज्यादातर सरकारी हिस्सेदारी बेची है, उनमें 3.84 लाख सरकारी नौकरियां छीनी है और इससे SC, ST, OBC, EWS आरक्षित पदों की नौकरियां भी छीनी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, मीरा कुमार ने जेडीयू बीजेपी को घेरा और पीएम मोदी ने नहीं रखा राज्य के लोगों का ख्याल। जी दोस्तों, ये बड़ा बयान दिया है मीरा कुमार ने। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग ने जोर पकड़ा हुआ है और इस बीच कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार के लोगों का ख्याल नहीं है और मीरा कुमार ने कहा कि इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि बीजेपी के साथ होने के बावजूद जेडीयू को अपनी मांग पूरी करवाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे ही चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री को इसकी घोषणा कर देनी चाहिए थी और अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें बिहार के लोगों का ख्याल नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन उन्होंने उनका भी ख्याल नहीं रखा। ये बहुत दुख की बात है। मीरा कुमार ने बिहार में लगातार पुल गिरने की घटनाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़े हादसे हैं, इसमें बहुत लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन संयोग से ऐसा कुछ नहीं हुआ और इन हादसों की जांच होनी चाहिए। एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं और चाहे बिहार सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार की, वो बिहार को ध्वस्त करने का काम कर रही है। कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की मांग पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने को लेकर लंबे समय से प्रयास चल रहा है और वो इस बात का प्रयास कर रही है कि जनसंख्या नियंत्रण के बारे में लोगों को समझाया जाए और उन्हें इस बारे में जागरूक भी किया जाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या राहुल गांधी बनेंगे किसान रणनीति का नया चेहरा? एमएसपी पर प्राइवेट बिल लाने की ऐसी है तैयारी। जी दोस्तों, एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के बैनर तले पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कई मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। एसकेएम की किसान आंदोलन को लेकर नई रणनीति के तहत कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एमएसपी गारंटी कानून की मांग का प्रमुख चेहरा बन सकते हैं और इसे लेकर एसकेएम की टीम ने काम शुरू कर दिया है। दरअसल एसकेएम की तरफ से हाल ही में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी और बैठक में एसकेएम के देश भर में सक्रिय सदस्य शामिल हुए थे और इस बैठक में ये तय किया गया है कि एसकेएम फिर से अपना किसान आंदोलन शुरू करेगा। एसकेएम के नेताओं का कहना है कि सड़कों पर किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा, लेकिन उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष नेताओं से मुलाकात कर उन्हें एसकेएम का संशोधित मांग पत्र सौंपा जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हार जीत लगी रहती है, किसी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल न करें। स्मृति ईरानी के बचाव में राहुल गांधी का ट्वीट। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी सीट से हार का सामना करने वाली पूर्व केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने सरकारी बंगला खाली कर दिया है। गुरुवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी थी। सरकारी आवास खाली करने के बाद लोग उन्हें सोशल मीडिया पर टारगेट कर रहे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उनके बचाव में ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के लिए अपने ट्वीट में लिखा कि जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो स्मृति ईरानी या किसी भी अन्य नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की निशानी नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।